अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम इरफान असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और व्यूअर्स, जैसे मैं आपको हर बारी बताता हूँ कि हालात बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं और वो किस करवट जा रहे हैं, क्या सूरत हाल बन रही है, इसका बिल्कुल अभी तक किसी को कोई समझ नहीं आ रही है। पहले था कि बजट तक के लिए अभी असेंबली डिजॉल्व नहीं होंगी, बजट तक रुक जाएगा, फिर उसके बाद अब जो लग रहा है एक नया सिलसिला आ रहा है। लेकिन मैं उन दे सिलसिले, बल्कि एक सिलसिला नहीं, 3 सिलसिले हैं उसमें। मैं एक में अपनी रूसी जो यहाँ पे एम्बेसडर हैं उनसे मुलाकात का आपको किस्सा सुनाऊंगा और क्या क्या बातें हुई, कैसे हुई, वो भी आपको बताऊंगा। उसके अलावा यही बताऊंगा कि अब जो इस्टेब्लिशमेंट का और इनका शहबाज शरीफ का जो आपस में गढ़ छोड़ा है, वो किस तरह से निकल रहे हैं, कहाँ पे सामने आ रही हैं चीज़ें और कैसे चीज़ें आगे बढ़ती नज़र आ रही हैं, उसके वाले में मैं बताऊंगा आपको। और उसके साथ ये जो पंजाब असम्बली जो है उसमें जो बजट पेश हुआ है वो उसमें उसके हवाले से बात करेंगे। पंजाब असम्बली जो है वो अभी तक रौला शौला खप और वो उससे बाहर ही निकल सके। बजट बड़ा मुश्किल चीज़ है, उसमें बजट पेश करना एक आईनी जिम्मेदारी भी है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर आपने बजट पेश करना ही है और बजट अप्रूव भी कराना है। बजट जो है, बजट अप्रूव होने के लिए वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट। बजट अगर यूनानिमसली अगर वो अप्रूव नहीं होता तो ये यहाँ तक आ सकता है कि असेंबली डिसॉल्व हो सकती है। अगर बजट पे इतने तक इख्तलाफात आ जाते हैं कि चीज़ें ठीक नहीं होती तो वो एक नया कटा खुल जाता है, नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और वहाँ पे तो आपको जिससे पहले मैंने बताया था पंजाब में प्रॉब्लम्स हैं ही बहुत सारी। उसमें वो हमजा शहबाज साहब जो है उन्होंने कोई 1 करोड़ लोगों को एंटरटेन करना है, उन्होंने जो है वो अपने हमायतियों को, हमियों को भी एंटरटेन करना है। उन्होंने उसके अलावा जो है मरीम के जो वहाँ पे मरीम सफदर साहिबा के जो लोग हैं उनको भी एंटरटेन करना है, किस तरह से करना है। और सबसे बड़ी जो तलवार है वो जाहिर बात है हर मौके पे ही होते हैं जरदारी साहब, उनको भी एंटरटेन करना है। जरदारी साहब के साथ अभी तक कोई अच्छे टर्म्स डिसाइड नहीं हो पा रहे, चीज़ें जो हैं वो जेलिन नहीं हो पा रही पंजाब में। पंजाब में जरदारी साहब जो है वो चाह रहे थे कि उनकी आ जाएँ, क्या कहते हैं इसको, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो उनके पास आ जाए, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके पास आ नहीं पाई इसी तरह से उसमें जिस तरह से वो चाह रहे थे उसमें। तो अभी तक यहाँ तक नौबत आ गई कि अभी भी उन्होंने कैबिनेट का प्लान करते हैं और उसके बाद ख़त्म हो जाती है। फिर कैबिनेट अभी तक फाइनेंस मिनिस्टर ही नहीं है, एक्चुअल फाइनेंस मिनिस्टर ही नहीं है। अवैस लगारी साहब बजट पेश कर रहे हैं। अवैस लगारी साहब की बड़ी एक हिस्ट्री है। अवैस लगारी साहब के वालिद साहब थे फारूक लगारी साहब। फारूक लगारी साहब जो है वो पीपल्स पार्टी के जो है बहुत अहम रुकन थे और इतने अहम रुकन थे कि बेनज़ीर ने अपने दौर में सबसे जो स्ट्रॉन्ग आदमी, अपना सबसे जो इंटरनल आदमी, सबसे जो इतबारी आदमी है अवैस लगारी को समझ के उनको उन्होंने लगाया अपना सदर वहाँ पे। और वो सिचुएशन ऐसी हुई, कुछ मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं, कोई अपने यहाँ पे बैंकिंग के कुछ स्कैम्स आए, चीज़ें आई यहाँ पे आई कि उन्होंने इस तरह से नवाज शरीफ साहब ने उनको अपने शिकंजे में किया और प्लान ये कराया कि मैं तुम्हें इन सब चीज़ों से, इन सब स्कैम से निकलवा दूंगा और तुम इस तरह से करो कि तुम असेंबलीज डिसॉल्व करा दी अवैस लगारी साहब से, जो कि सदर थे, बेनज़ीर साहिबा की असेंबलीज डिसॉल्व करा दी। और था ये कि मैं तुम्हें यहाँ पे नून लीग में बड़ी अच्छी पोजीशन, बड़ी अच्छी सारा सपोर्ट कर दूंगा, चीज़ें कर दूंगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो सारा कुछ हो गया, रौला शोले पड़ गए, लेकिन एंड में पता चला कि भाईजान ऐसी चीज़ कुछ भी नहीं हुई। और फिर अवैस लगारी साहब ने बड़ी अजीब अजीब सी बातें भी की, सारा कुछ हुआ उसमें। और अब उनके ही बेटे साहबजादे जो हैं वो नून लीग के लिए बजट पेश कर रहे हैं। बजट कितना इंटरेस्टिंग है, बजट जो है वो अवैस लगारी साहब ने पहले पढ़े नहीं होया, क्योंकि वो तो उनको परसों पता चला कि मैंने बजट पेश करना है। उसके अलावा बजट जो है पता नहीं पंजाब की हुकूमत ने ही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, किस किस्म का बजट ये होगा और किस किस्म का तमाशा। लेकिन तमाशे ही हो रहे हैं जो मेरा ख्याल है मिफ्ता साहब ने भी नहीं पढ़ा हुआ था, जो सब बजट उन्होंने पेश किया, जो हिजे कर करके पढ़ रहे थे। तो उसमें ये पंजाब का बजट जो है ये ऑब्वियस वो जो नीचे ब्यूरोक्रेसी होती है उसी ने वो बजट बनाया जो हर साल बनाते हैं बजट उसमें। और वो बजट जो है वो ब्यूरोक्रेसी कौन सी थी, वो ब्यूरोक्रेसी कौन सी थी, वो उनकी थी जो पिछली गवर्नमेंट के बुज़दार साहब वाली जो ब्यूरोक्रेसी थी उसने बजट बनाया। तो उन्होंने अंदाज़ा लालो के साइडन की हो रहा है कितना अनइम्पॉर्टेंट और कितना नॉन सीरियस और कितना नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड है अब्बा जीब का भी और बेटे साहब का भी, और किस किस्म से हमें चीज़ें लेके चलनी है। दूसरी में खबर इंपॉर्टेंट ये थी, वो मैं आपको बता दूं कि जो गठजोड़ हो रहा है वो गठजोड़ ये हो रहा है कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन का मामला फिर दोबारा से आ रहा है और सहाफ़ियों को थोड़ा सा किया मोटिवेट दोबारा कि आपने ये शोर मचाना है कि भाई बड़ा ज़रूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो इस किस्म की सूरत हाल चल रही है इसमें आर्मी चीफ चेंज ना बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री में आपको बता दूं कि आर्मी चीफ जो है वो अभी उनको
वो नहीं मिली हुई, एक्सटेंशन नहीं मिली हुई। ये पहले अपॉइंट हुए थे एज एन आर्मी चीफ, उसके बाद फिर जो उन्होंने किया था नवाज शरीफ साहब ने किया था, और उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने इनको रीअपॉइंट किया था, मतलब कान इधरों फड़े ऐसे रीअपॉइंट किया था, उसमें तो एक्सटेंशन नहीं हुई थी। और ये जो है ये कम अज़ कम 64 ईयर्स की एज तक जो है वो ये इस पोस्ट पे रह सकते हैं। उसमें अभी 63 ईयर्स की एज होगी, और फिर वो 1 साल की अगर इनको अब जो जिस तरह से एक माइंड सेट बनाया जा रहा है, एक्सटेंशन मिल जाती है, तो ये 64 ईयर्स की एज तक जो है वो आर्मी चीफ रह सकते हैं। पहले पहले एक्सटेंशन नहीं थी। अच्छा, ये भी सिचुएशन बड़ी बड़ी डिफरेंट है, बड़ी ऑड किस्म की है कि ये इससे पहले ये भी सूरत हाल है कि नवाज शरीफ साहब ने कभी किसी को एक्सटेंशन नहीं दी। नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा आर्मी चीफ उनके दौर में हुए हैं, आगे पीछे हुए हैं, तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा आर्मी चीफ उन्होंने लगाए हैं इस पाकिस्तान में, लेकिन उन्होंने कभी किसी को एक्सटेंशन नहीं दी। यहाँ तक कि कहा जाता है कि राहल शरीफ साहब जो जिससे दबंग आर्मी चीफ जो है वो बहुत रेयर हमें देखने को मिलता है, उनको भी इन्होंने एक्सटेंशन नहीं दी थी और कैनी साहब को लगा दिया था उसमें। तो वो ये वाली सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है कि भाई का ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, और जो छोटा भाई है जो गो गेटर है, जो उसको इस वक्त सिचुएशन ये है, उसने बड़ा अच्छा जो है वो एक ये टॉस खेला है कि अगर ये बड़ी आसान चीज़ हो जाएगी कि अगर आपको एक्सटेंशन का लारा लग गया और चीज़ें हो गई हैं, तो आप ऑब्वियसली कोशिश करेंगे कि ये हुकूमत जो है अपनी मुद्दत पूरी कर जाए, जो मुद्दत पूरी करना इनको सूट करती है और खान को सूट नहीं करती है। तो ये एक बड़ी मज़े की एक और गेम शुरू हुई है कि यार आप एक्सटेंशन ले लें लेकिन हमें पूरी करने दें। एक्सटेंशन का सूरत हाल क्या होती है? एक्सटेंशन की सूरत हाल क्या होती है? लाइन में जो बाकी जनरल्स लगे हुए हैं, जितने भी कॉम्पिटेंट हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, मतलब वो सारे फिर उनको रिज़ाइन करना पड़ता है, क्योंकि वो सीनियरिटी लिस्ट में जो है वो उसके बाद आगे नहीं बढ़ सकते, तो वो फारिग हो जाते हैं बेचारे। तो ये एक बड़ी ऑड सिचुएशन एक किस्म की आई थी। मतलब ये आर्मी चीफ होंगे, मार्शल ही हो गए ना, 3 साल पहले, 3 साल अगले, और एक ये 7वां साल। वाह! तो ये एक खौफनाक चीज़ आ रही है, और माइंड सेट किया जा रहा है, जो सहाफ़ी हैं उनको, जो लाइक माइंडेड सहाफ़ी हैं उनको बढ़ाया जा रहा है, चीज़ें की जा रही है, ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन मैंने आपको एक जो लास्ट चीज़ बतानी थी, वो थी इनसे रशियन एम्बेसडर जो है, इनसे मुलाकात बड़े लाइवली, बड़े मज़े के, बड़े कैजुअल किस्म के आदमी है। मेरी मुलाकातें इनके साथ बहुत ज़्यादा हो रही थी। जब ये आर्मी इसने खान साहब ने जाना था, उधर रशिया जाना था, तो उन दौरान बहुत ज़्यादा मुलाकातें हो रही थी। और उसके बाद ये सूरत हाल हुई। उस दौरान की अगर मैं आपको बताऊं, तो वो कह रहे थे उसमें कि आप लोगों के पास परसेप्शन डिफरेंट है, आप लोग एक परसेप्शन है, आपके पास जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो गोरे की साइड से है, वो अमेरिका की साइड से है, वो यूरोप की साइड से है, इसलिए आप उसको, हमारी बातों को, हमारी चीज़ों को उस तरह से अहमियत नहीं देते हैं जिस तरह से आप लेते हैं। उनके साथ एक और बंदा था, उससे मैंने पूछा कि यार आप पाकिस्तान है, कहते 2 साल से हूँ। मैं कहा आप पाकिस्तान के बारे में क्या जानते हैं? कहते हैं हम पाकिस्तान के बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं कि जी एक मुल्क है पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान और रूस के बीच में है, और जब अफ़गानिस्तान पे हमने हमला किया था तो अफ़गानिस्तान ने सपोर्ट किया था हमें खजल करने के लिए। लेकिन अब सूरत हाल डिफरेंट हो गई है, और अब जो है वो बिल्कुल और सूरत हाल है, और बिल्कुल और डायनामिक्स हैं, और तरह की बॉन्डिंग्स अब चल रही हैं उसमें। और एक मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ याद थी कि अभी यूक्रेन की जंग का मसला ख़त्म नहीं हुआ था, और जिस दिन खान ने फ्लाई करना था उस दिन भी ये हमारे ऑफिस में थे, जो एम्बेसडर हैं रशिया के, आप तस्वीर भी साथ देख रहे होंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग उस वक्त फीचर ये हुआ कि जब वो लास्ट टाइम जाने लगे, तो उन्होंने कहा कि यार ये जो जितने मैंने इंटरव्यूज वगैरह सारा कुछ कर लिया है, ये दिस इज़ द लास्ट थिंग, और इसके बाद अब तो हम थोड़ा सा गैप देंगे मुलाकात में, अभी हम गैप नहीं करेंगे। हुआ ये कि इमरान साहब वहाँ पे गए, और उसके बाद पता चला डोज यूक्रेन का इशू और सारा कुछ, रिजीम चेंज और सब कुछ उसमें। अब आके दोबारा उन्होंने अनफोल्ड किया और आके दोबारा से मीडिया से मिलना शुरू किया, और आपने जो खबर देखी होगी उसमें, जो बहुत बड़ी खबर है, बहुत भयानक खबर है, बहुत सीरियस खबर है, वो इट एक्सप्लेन्स ऑल, कि जिसमें उन्होंने कहा है कि उधर जाने का, रशिया जाने का खमियाजा भुगत रहे हैं खान साहब के, वो वहाँ पे क्यों गए थे उस ऐसी और सिचुएशन पे, वो सारा कुछ हो गया उसमें। तो ये भी इंडोर्समेंट है इमरान खान के नैरेटिव के कि किस तरह से चीज़ें चल रही थी, कैसे हो रही थी, क्या हो रहा था। लेकिन ये अभी जिस तरह से बाकी चीज़ें चलती जा रही हैं, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये तूफ़ान अभी थमेगा। अभी तो ये महंगाई का तूफ़ान और सारा कुछ इस तरह का है कि हमें तो पता नहीं चलना कि वो हम
कौन कौन से पुलों के नीचे से कितना का पानी गुजर जाएगा, और हम इसी पे तपते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे कि पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई, और डबल रोटी महंगी हो गई, अंडे महंगे हो गई, और दही लैन भेजे आप मैं बच्चे वो भी कह रहे हैं 180 रुपये का हो गया, ये 150 रुपये का लैंदा रहा मैं। ओ यार कौन लोग हो तुसी ईमानदार।